क्या आपने कभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे छिपी अनकही कहानियों के बारे में सोचा है? ऐसी कहानियां जो अक्सर अधिक प्रसिद्ध कथाओं के सामने दब जाती हैं। अपने लोगों के लिए लड़ना गलत है क्या? जाफेकर बंधु को फांसी पे लटका दिया। पर माँ, आज मैं तेरे सामने शपथ लेता हूँ, शिवाजी महाराज की तरह सशस्त्र क्रांति करूंगा और दुश्मन को मार भगाऊंगा, या चापेकर बंधु की तरह शत्रु को मारता मारता मर जाऊंगा। शत्रु मारता मारता मरे तो तुझे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहादुरी और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है, जिनमें से प्रत्येक ने हमारी स्वतंत्रता की तस्वीर में अपना योगदान दिया है। इन कहानियों में वीर सावरकर की प्रेरक यात्रा भी शामिल है, जो एक क्रांतिकारी थे जिनकी विरासत को अब तक बहुत कम लोगों ने सुना है। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक कवि, लेखक और राजनीतिज्ञ भी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके बहुमुखी योगदान बहुत बड़े हैं, फिर भी उन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। Can I be honest with you, sir? Of course. If I had a bomb, I'd blow up this jail. भगूर नामक छोटे से गांव में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें बाद में वीर सावरकर के नाम से जाना गया, महानता के लिए किस्मत में थे। कम उम्र से ही उनमें प्रतिभा और देशभक्ति की गहरी भावना के लक्षण दिखाई देते थे। उनका बचपन ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति गहन जिज्ञासा और गहरी जागरूकता से भरा था। ज्ञान के प्रति सावरकर की प्यास ने उन्हें पुणे में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जो उस समय बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ वे स्वतंत्रता और क्रांति के विचारों से परिचित हुए। उनकी शैक्षणिक यात्रा उल्लेखनीय थी, लेकिन कानून की पढ़ाई के लिए लंदन जाना ही उनकी क्रांतिकारी भावना को वास्तव में प्रज्वलित करने वाला था। पर मुझे लक्ष्मी चाहिए, वो लक्ष्मी जो आपके पास नहीं है, देश में किसी के पास भी नहीं है। स्वतंत्र लक्ष्मी, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और इसीलिए मैं लंदन जाके गोरों का कानून सीखना चाहता हूँ। लंदन में सावरकर इंडिया हाउस से गहराई से जुड़ गए, जो भारतीय छात्रों और राष्ट्रवादियों का निवास और केंद्र था। यहीं पर उनके क्रांतिकारी विचारों ने आकार लेना शुरू किया। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से घिरे होने के कारण भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का सावरकर का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अन्य क्रांतियों के इतिहास का अध्ययन किया, विस्तार से लिखा और सशस्त्र संघर्ष को मुक्ति के लिए एक आवश्यक मार्ग के रूप में देखना शुरू किया। 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, जो भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समर्पित एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत। इस सोसाइटी का उद्देश्य युवा भारतीयों को सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से स्वतंत्रता का मुद्दा उठाने के लिए प्रेरित करना था। सावरकर के नेतृत्व और दूरदर्शिता ने कई युवा क्रांतिकारियों को एकजुट किया, जिससे औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ अधिक संगठित और सशक्त प्रतिरोध के लिए मंच तैयार हुआ। 1904 में भारतीय स्वतंत्रता की अपनी उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर वीर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। यह गुप्त क्रांतिकारी संगठन सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समर्पित था। इतालवी कार्बोनेरी और आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड से प्रेरित अभिनव भारत का उद्देश्य किसी भी तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई में युवा भारतीयों को एकजुट करना था। इसके हर कस्बे में 5-5 सदस्य होंगे, और ये पांचों एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे। पंजाब और बंगाल की सीक्रेट सोसाइटी से भी संपर्क हो चुका है। आओ एक सशस्त्र क्रांति की शपथ लें।
सावरकर और उनके साथियों ने ब्रिटिश नियंत्रण को कमजोर करने और व्यापक विद्रोह को प्रेरित करने के लिए कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उनकी सबसे साहसी योजनाओं में से एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या का प्रयास था। समाज के सदस्यों ने इन कार्यों की सावधानी पूर्वक योजना बनाई, जिससे भारत की मुक्ति के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ। इन गतिविधियों में हथियारों की तस्करी, गुप्त बैठकें आयोजित करना और देश भर में विद्रोह की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए राष्ट्रवादी साहित्य का प्रसार करना शामिल था। व्यक्तियों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया, जिससे उन्हें इस अभियान में शामिल होने की प्रेरणा मिली। उनकी मौलिक रचना भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, जिसमें 1857 के विद्रोह का विस्तृत विवरण दिया गया था, ने भविष्य के विद्रोहों के लिए एक खाका प्रदान किया। सोसाइटी के माध्यम से सावरकर के क्रांतिकारी विचार जंगल की आग की तरह फैल गए, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अधिक व्यापक और संगठित प्रतिरोध की नींव रखी। सोच लो, तुम जिन कपड़ों को जलाना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। अपनी लगन और रणनीतिक योजना के बावजूद अभिनव भारत के क्रांतिकारियों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी, जिसके कारण कई गिरफ्तारियां और व्यवधान हुए। हालांकि इन बाधाओं ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। सावरकर का नेतृत्व और समाज का भूमिगत नेटवर्क लगातार काम करता रहा, कारावास और फांसी की निरंतर धमकी से अप्रभावित रहा। उन्नीस में ब्रिटिश अधिकारियों ने आखिरकार वीर सावरकर को पकड़ लिया। लंदन में उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां किसी की नजर से नहीं बची थीं। जब वे युवा भारतीयों को प्रेरित और संगठित करना जारी रखते थे, तो ब्रिटिश खुफिया विभाग उन पर कड़ी नजर रखता था। उन पर विद्रोह भड़काने और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया। इस गिरफ्तारी ने उनके जीवन के एक कठिन अध्याय की शुरुआत की। सावरकर को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस भेजा गया, जहां उन पर राजद्रोह और षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए अपने दृष्टिकोण और ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए अन्याय को स्पष्ट करते हुए अपना मजबूत बचाव प्रस्तुत किया, तो अदालत में तनाव का माहौल बन गया। उनकी वाक्पटुता और प्रस्तुत किए गए दमदार तर्कों के बावजूद औपनिवेशिक न्यायपालिका अडिग थी। सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो कुल 50 साल थी। इस कठोर सजा का उद्देश्य उनकी भावना को कुचलना और उनके क्रांतिकारी उत्साह को दबाना था। अपनी सजा सुनाए जाने के बाद सावरकर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में ले जाया गया, जिसे काला पानियों के नाम से भी जाना जाता है। यह सुदूर जेल अपनी क्रूर परिस्थितियों और राजनीतिक कैदियों पर लगाए जाने वाले कठोर अलगाव के लिए बदनाम थी। सावरकर को इस दंड कॉलोनी में स्थानांतरित करना अंग्रेजों द्वारा उन्हें उनके साथी क्रांतिकारियों से दूर करने और उनके संकल्प को तोड़ने के लिए एक सुनियोजित कदम था। सेलुलर जेल को मानवीय भावनाओं को कुचलने के लिए बनाया गया था। इसकी छोटी अंधेरी कोठरियां और अथक कठोर श्रम, फिर भी इन विकट परिस्थितियों में भी सावरकर अडिग रहे। उन्होंने लिखना जारी रखा, कविताएं और निबंध लिखे जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने के लिए बाहर निकले। अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में उनका लचीलापन असंख्य भारतीयों के लिए आशा की किरण बन गया, जिसने दिखाया कि प्रतिरोध की भावना को खत्म नहीं किया जा सकता। बाहर लोग क्या कह रहे हैं? विदेश में बहुत कुछ हुआ है दादा, पर यहाँ सब चुप है। तिलक जी के कारावास के बाद अब कांग्रेस फिर से सिर्फ प्रस्ताव वाली कांग्रेस रह गई। सेलुलर जेल, जिसे अक्सर काला पानी के नाम से जाना जाता था, अपनी क्रूर स्थितियों के लिए कुख्यात थी। कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उन्हें कठोर श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था और लंबे समय तक एकांत कारावास में रखा जाता था। इसका लक्ष्य उनकी भावना को तोड़ना और किसी भी क्रांतिकारी उत्साह को दबाना था।
सावरकर ने भारी शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने के बावजूद भी अपना इरादा नहीं छोड़ा। भारत को स्वतंत्र देखने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें जेल की दीवारों के दमनकारी दायरे में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस पीड़ा के बीच सावरकर ने प्रतिरोध और प्रेरणा के साधन के रूप में अपनी कलम की ओर रुख किया। उन्होंने अपने कारावास के दौरान बड़े पैमाने पर लिखा, जिसमें कविताओं, निबंधों और ऐतिहासिक विश्लेषणों सहित कई रचनाएं शामिल थीं। उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह का विस्तृत विवरण था। इस कार्य ने विद्रोह पर एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान किया, औपनिवेशिक आख्यान को चुनौती दी और स्वतंत्रता सेनानियों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया। जेल से तस्करी करके लाए गए सावरकर के लेख दूर दूर तक पहुंचे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेटा, खाना ना खा के अपनी जान दे देना, ना सिर्फ अपनी जान के साथ दगा है, बल्कि हमारी क्रांति के साथ भी। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इनसे जो मिले लेते जाओ, हमारा धर्म है। इस नरक से बाहर निकलकर देश के लिए योगदान करना, ना कि यहां रह के भूखे मर जाना। इस आंदोलन को बौद्धिक और भावनात्मक ईंधन दोनों प्रदान किए। उनकी कविताएं और निबंध, जो देशभक्ति और कार्रवाई के आह्वान से भरे थे, उन्हें पढ़ने वालों के दिलों में गहराई से उतर गए। सलाखों के पीछे से भी सावरकर ने क्रांति की लौ को प्रज्वलित करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि शब्दों की शक्ति भौतिक सीमाओं को पार कर सकती है। वीर सावरकर के साहित्यिक योगदान ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर उनके गहन प्रभाव के लिए उनके कार्यों का अध्ययन और जश्न मनाया जाता है। वे उनकी अटूट भावना और परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए लिखित शब्द की शक्ति में उनके विश्वास के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। सावरकर की लचीलापन और बौद्धिक कौशल ने सुनिश्चित किया कि उनकी आवाज स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी रही, यहां तक कि सेलुलर जेल के सबसे अंधेरे कोनों से भी। कई वर्षों के अथक संघर्ष और सेलुलर जेल की कठोर परिस्थितियों को सहने के बाद वीर सावरकर को 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि उनकी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं थी। वो क्या दिखाएगा? उसके छूटने की दो शर्त है कि वो रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकता, और दूसरा कि वो कोई राजनीतिक या धार्मिक संस्थाओं में काम नहीं कर सकता। अगर उसने ये किया तो उसे वापस 50 साल के लिए काला पानी भेज दिया जाएगा। But Shyamji, the whole country will rally behind him. I'm sure they'll welcome him in a grand way. उनके प्रभाव से सावधान ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इन सीमाओं के बावजूद सावरकर का संकल्प अडिग रहा और वे एक स्वतंत्र और एकजुट भारत की कल्पना करते रहे। अपनी रिहाई के बाद सावरकर ने खुद को भारत के राजनीतिक परिदृश्य में डुबो लिया। वह हिंदू महासभा के एक प्रमुख नेता बन गए, एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य हिंदू हितों की रक्षा करना और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। सावरकर के भाषणों और लेखों ने कई लोगों को प्रेरित करना जारी रखा और उन्होंने औपनिवेशिक शासन से मुक्त एक अखंड भारत की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका दृष्टिकोण केवल स्वतंत्रता से आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने एक ऐसा राष्ट्र बनाने की कोशिश की जहां विभिन्न समुदाय सौहार्दपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें। सावरकर की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व में उनके विश्वास से आकार लेती थी, जिसे उन्होंने सख्त धार्मिक के बजाय एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में व्यक्त किया। जैसे पिंजरे में शेर होता है। उन्होंने राष्ट्रवाद के सामान्य उद्देश्य के तहत सभी भारतीय समुदायों के एकीकरण के लिए तर्क दिया, जबकि उनके विचारों ने बहस और विवादों को जन्म दिया। उन्होंने कई भारतीयों के बीच गर्व और पहचान की भावना भी पैदा की। सावरकर ने एक राजनीतिक ढांचे के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास किया जो एक मजबूत, स्वतंत्र भारत का समर्थन कर सके। वीर सावरकर की विरासत एक जटिल विरासत है जो प्रशंसा और विवाद दोनों से चिह्नित है।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। फिर भी उनके विचारों और जुड़ावों ने तीखी बहस को जन्म दिया है। इन विवादों के बावजूद भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर सावरकर का प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। उनके जीवन और कार्य का अध्ययन, बहस और सम्मान उन लोगों द्वारा किया जाता है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुआयामी संघर्ष को समझना चाहते हैं। वीर सावरकर की कहानी साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति की कहानी है। एक दूरदर्शी नेता के रूप में उनके शुरुआती वर्षों से लेकर सेलुलर जेल की दीवारों के भीतर उनकी अथक लड़ाई तक, सावरकर का जीवन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का मार्ग अक्सर चुनौतियों से भरा होता है। फिर भी यह दृढ़ संकल्प और लचीलापन की भावना है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। प्रशंसा और विवाद दोनों से चिह्नित उनकी विरासत भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में हमारी समझ को आकार देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और भारत के गुमनाम नायकों की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम स्वतंत्रता की भावना को उन लोगों को याद करके और उनका सम्मान करके जीवित रखें जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। हमारी नवीनतम सामग्री से अपडेट रहने और बातचीत में शामिल होने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। इतना कहने के बाद देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक।